नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अखिलेश यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कौन कौरव कौन पांडव फिलहाल तय नहीं है, यह कहा है अखिलेश यादव ने। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास बड़ी सेना वही कौरव, यह कहा है अखिलेश यादव ने। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव का एक विवादित बयान सामने आया है कि कौन कौरव और कौन पांडव फिलहाल ये तय नहीं है। दरअसल जिक्र इस चीज का उन्होंने किया है कि बीजेपी खुद को अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो जिसके पास सबसे बड़ी सेना वही कौरव है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। हालांकि जो पहली लाइन उन्होंने कही, कौन कौरव कौन पांडव, कविता आपको याद होगी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की, कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है कि फिलहाल यह तय नहीं है कि पांडव कौन है और कौरव कौन। रामायण, भारत के जितने लोग हैं, महाभारत, रामायण और हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने जो रास्ता दिखाया और समय समय पर जो दर्शन का है हमारा रास्ता, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो। और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान, जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर उनका बयान सामने आया। कोई झूठ बोलना बीजेपी से सीखे, यह बड़ी खबर आपको बता दें। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, यह बीजेपी से सीखें। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा हमला बीजेपी पर कि कैसे किसी को बदनाम करना है, वो बीजेपी से सीखें। जो आरएलडी और बीजेपी गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है राजनीतिक गलियारे में, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया। अभी होती रहती है सीट के बंटवारे पर भी बात। अगर झूठ बोलना है तो उसको भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने की एक्सपर्ट माहिर है, इस पर पीएचडी की है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, किसी की छवि गाड़ी जाती थी, और कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिक्रम में भाजपा बहुत आगे है। तो ये उसी साजिश के तहत भाजपा का एक झूठ और है, जिसके नाते जयंत चौधरी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समय समय वार्ता भी होती रहती है, सीट के बंटवारे पर भी बात हुई है। इसलिए इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, तथ्य से परे है और निराधार है, बेबुनियाद है। राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। राजस्थान में नई सरकार का यह पहला बजट था। अन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम की जगह अब 600 ग्राम भोजन मिलने वाला है। विद्यालयों और महाविद्यालय के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया है। स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त फंड दिया गया है। साथ ही जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे जिलों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस की घोषणा की गई है।
दिया कुमारी ने बजट पेश किया। नई सरकार का ये पहला बजट है और ये एक ऐतिहासिक बजट इस मायने में भी है कि पिछले लगभग 25-30 साल जो रहे राजस्थान के, तो खैर मुख्यमंत्री ने अगर बजट पेश किया है तो वो पिछले 30-35 सालों में ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे बजट पेश किया करते थे। जी बिल्कुल, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझे वित्त मंत्री के रूप में आज बजट पढ़ने का भी अवसर मिला। और हर व्यक्ति के लिए योजनाओं के माध्यम से जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते आए हैं, वैसे ही आज प्रदेश में एक जनता की सरकार बनी है जो कि गरीब के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और जो एक प्रबंधन के साथ, आर्थिक प्रबंधन के साथ हम लोगों ने इस बजट को तैयार किया है। और ये तो शुरुआत ही है, ये तो लेखा अनुदान है और अब आप देखिएगा जब मॉडिफाइड बजट आएगा तब। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के भागलपुर से ये बड़ी खबर है जहां इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा। प्लॉटर शंकर यादव के घर पर रेड की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी चल रही है। जमीन के खरीद बिक्री का व्यापारी है शंकर। आपको बता दें, इनकम टैक्स की ये कार्रवाई चल रही है। पटना से आयकर विभाग की टीम भागलपुर पहुंची थी और लगातार यहां पर छापेमारी चल रही है। तो आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर से यह बड़ी खबर है जहां पे इनकम टैक्स की छापेमारी आज देखने को मिली। प्लॉटर शंकर के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है और आपको बता दें कि जो शंकर है वो जमीन की खरीद बिक्री का काम करता है। एक बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से आपको बता दें, जहां 7 शेरों की मौत हो गई है। 6 महीने में रेलवे ट्रैक की वजह से ये मौत हुई है। लिलिया से पीपावाव बंदरगाह तक ट्रैक है। तो आपको बता दें, पिछले 6 महीने में रेलवे ट्रैक पर 7 शेरों की मौत हुई है अमरेली में। चल जाए तो ये जो रेलवे लाइन्स है, रेलवे ट्रैक्स है जो कि पीपावाव पोर्ट की तरफ भी जाते हैं और सावरकुंडला में भी जाते हैं, तो उस एरिया में इस साल कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और उसके लिए जैसे कि पहले हमने रेलवे ट्रैकर भी रखे थे और वॉचमैन भी है। उसके सिवाय हम लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट साइन बोर्ड्स भी लगाए हैं और जो हॉटस्पॉट्स है वहाँ पे साइन बोर्ड्स है, सो दैट जो ड्राइवर है, ट्रेन का लोको पायलट है, तो उनको भी पता चल जाए। उसके सिवाय वॉच टावर्स भी है। पहले 10 वॉच टावर था और इस साल पीपावाव पोर्ट के रास्ते में और 5 नया वॉच टावर भी बनाए हैं और सावरकुंडला में भी 8 वॉच टावर बने हैं। तो वॉच टावर के ऊपर से भी विजिबिलिटी अच्छा रहेगा और उसके ऊपर से भी हम देख सकते हैं, सो दैट लाइन का मूवमेंट हो तो उस हिसाब से हम उसमें एक्शन ले सकते हैं। राजस्थान के गंगापुर सिटी से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां पर एक हादसा सामने आया। एक महिला बोरवेल में गिरी और उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो राजस्थान के गंगापुर सिटी से यह बड़ी खबर।
महिला को बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बोरवेल में एक महिला गिरी है, रेस्क्यू के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद हैं। और चलिए बात करते हैं संसद के बजट सत्र की, जहां एक दिन और बढ़ गया है बजट सत्र। संसद में श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। यूपीए सरकार जो रही है 10 सालों तक, 2004 से 2014 तक, उसकी आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। संसद के चालू बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हुई थी, जो कि 9 फरवरी तक चलने वाली थी, लेकिन अब यह 10 फरवरी तक चलने वाली है। केंद्र सरकार यूपीए गठबंधन सरकार के 10 वर्षों की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लाने वाली है, इसीलिए बजट सत्र को एक दिन बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये श्वेत पत्र पेश करने वाली हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा में श्वेत पत्र पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यूपीए सरकार के जो 10 साल रहे हैं, साल 2004 से 2014 तक का जो कार्यकाल रहा है, उसमें जो आर्थिक नीतियां केंद्र सरकार तत्कालीन लेकर आई थी, उस पर श्वेत पत्र लाने वाली है मोदी सरकार। हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था, उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी, उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी, जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है, उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं, और वो वाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा। इसके संबंध में जो सत्य चित्र है, व्हाइट पेपर जो है, ये व्हाइट पेपर लाने का निर्णय हमारी सरकार ने ले लिया है। और 10 साल की पूरी जानकारी जो है यूपी सरकार की, वो मतलब देने का प्रयत्न हम लोगों का है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, श्वेत पत्र लाने वाली है मोदी सरकार, कुछ ही देर में पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, अगर श्वेत पत्र की बात की जाए तो श्वेत पत्र कुछ देर में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टेबल करेंगी, जो कि लोकसभा में होगा। और अगर श्वेत पत्र की बात की जाए तो भारत सरकार का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें तमाम चीजें जो कि यूपीए का कार्यकाल रहा, यूपीए 1 और यूपीए 2, और अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो मोदी सरकार 1 और 2, इन दोनों कार्यकालों के दौरान जो अनियमितताएं रहीं, जो तमाम घोटाले रहे, जिससे देश की पैसा या इकोनॉमी जो लगातार हानि हुई, कैसे उस सब चीज़ों को एक तरफ रखा जाएगा, जहां बताया जाएगा देश के तमाम जनताओं को कि कैसे इनकी गलत पॉलिसीज, यानी यूपीए सरकार की गलत पॉलिसीज के चलते देश के इकोनॉमी, पैसे का नुकसान हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जो तमाम जैसे जीएसटी एक्ट लेकर आए, तो उसके बाद ट्रांसफॉर्म हुई इकोनॉमी कहीं ना कहीं, तो इनकम टैक्स को तमाम चीज़ें ढील दी गई। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर, यानी कहीं ना कहीं जो लॉ ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी चीज़ें ठीक करी गई हैं, उसके बाद देश को कितना मुनाफा हुआ है, या उसके बढ़ने के बाद इकोनॉमी कितनी बढ़ी है, जीडीपी कितनी बढ़ी है, तो इन तमाम चीज़ों को दोनों सरकारों को आमने सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा तमाम देश की जनता को कि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कितना धन बढ़ा है, जीएसटी के कलेक्शन बढ़ा, और कहीं ना कहीं उस नीतियों के बदलने के बाद हमारे देश की इकोनॉमी, जीडीए, तमाम चीज़ें बढ़ी है, जीडीपी, उसी को लेकर यही कारण है कि कहीं ना कहीं दोनों सरकार, दोनों कार्यकाल की, यूपीए 1 और 2 और मोदी सरकार, तो वो तमाम श्वेत पत्र में अंतर दिखाया जाएगा कि किन की गलत नीतियों के चलते ब्लैक एंड व्हाइट वाली सियासत शुरू हो गई है। आनंद, ब्लैक एंड व्हाइट वाली सियासत शुरू हो गई है
कि अब देख रहे हैं अगर श्वेत पत्र मोदी सरकार ला रही है, उससे कुछ देर पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्लैक पेपर जारी कर दिया। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव सर पर है और राजनीति बखूबी की जा रही है। आप देखिए हर एक चीज में राजनीति है और लोकसभा चुनाव पास में है तो कहीं बीजेपी श्वेत पत्र जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो ला रही है और कांग्रेस ने भी एक ब्लैक डॉक्यूमेंट, जिसमें आप ब्लैक डॉक्यूमेंट के अगर एजेंडे देखें तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। मणिपुर से लेकर बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस लगातार जिक्र कर रही है, वो ही ब्लैक पेपर में डाले गए हैं। लेकिन अगर ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर की बात की जाए तो दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि व्हाइट पेपर भारत सरकार का डॉक्यूमेंट होता है और ब्लैक पेपर कांग्रेस का डॉक्यूमेंट है। जो आप देखेंगे उसमें तथ्य नहीं होते। व्हाइट पेपर जब लाया जाएगा तो उसमें डाटा दिया जाएगा कि 2024 में किस में कितना डाटा पैसा लगा था, उपयोग किया गया, कहाँ हुआ, स्कैम हुआ तो कितना हुआ। तो सीएजी की रिपोर्ट मतलब जो डाटा लाया जाता है वो ऑथेंटिक होता है क्योंकि भारत सरकार के थ्रू आता है। लेकिन अगर ब्लैक पेपर की बात की जाए तो वो तमाम चीजें आपको बताएंगी कि कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और वो तमाम मुद्दे जो कि कांग्रेस और तमाम इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं उठाता था उसी को लेकर आगे बढ़ी है कांग्रेस में। कहीं ना कहीं ब्लैक पेपर वर्सेस व्हाइट पेपर दोनों को लेकर 2024 के साथ दोनों ही चीजें यानी दोनों ही पार्टीज अपने अपने अनुसार आगे बढ़ रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में मोदी सरकार श्वेत पत्र लाने वाली है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे लोकसभा में थोड़ी देर बाद पेश करेंगे। तो देखिए, श्वेत पत्र अब से कुछ ही देर बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। यूपीए सरकार जो 10 सालों तक रही 2004 से 2014 तक, उस दौरान यूपीए सरकार ने जो आर्थिक नीतियां देश में लागू की, देश के लिए जो आर्थिक नीतियां लेकर आई थी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार, उन आर्थिक नीतियों की वजह से देश को किस तरीके का नुकसान हुआ है वो दर्शाने की कोशिश होगी इस श्वेत पत्र के जरिए। तो देखिए, संसद में श्वेत पत्र थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री पेश करने वाली हैं और आपको बता दें कि उससे पहले कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया केंद्र सरकार के खिलाफ। 10 सालों का जो कार्यकाल मोदी सरकार का रहा है उसे लेकर एक ब्लैक पेपर कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों से दिल्ली में हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने आज पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और उनके साथ वक्त गुजारा। आपको बता दें कि दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत चली। इससे पहले बुधवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। नीतीश कुमार मिलने पहुंचे थे लाल कृष्ण आडवाणी से। दरअसल इस बार केंद्र सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया था, जिसके बाद उनसे मिलने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।